इंडिया एजेंडा का है और मोदी जी उसको फॉलो कर रहे हैं। और कल से जो कुछ भी चल रहा है, कल देखिए, कल से ही नहीं बल्कि पिछले सप्ताह भर से मुंबई में जो बैठक होने वाली है, इस बैठक की चर्चा चल रही थी लगातार। और उसके बाद फिर चर्चा में अचानक कल सुबह सुबह अडानी का केस आ गया सामने। अडानी के केस के बाद राहुल गांधी ने मैदान लूट लिया। राहुल गांधी तो मैदान पहले से प्रशांत जी लूट रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सीधा हमला था मोदी जी और अडानी जी के ऊपर। और उसके बाद जो बातें हुई, सीधे आनंद फानंद में सामने खबर आती है कि 18 से 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। और उसके बाद कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। और अब सुबह एक और नई खबर आती है कि रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो इस कमेटी के, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यहां से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि जितनी सारी चीजें अभी तक हुई हैं, इन चीजों में इंडिया गठबंधन कहां दिखाई देता है, एनडीए गठबंधन कहां दिखाई देता है, यानी मोदी जी कहां दिखाई देते हैं? मोदी जी को इस वक्त राजीव जी सिर्फ इंडिया गठबंधन ही दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि जैसे ही अडानी का मामला कल आया और वो बॉम्बशेल ड्रॉप हुआ, उसके बाद और इंडिया गठबंधन की जो बैठक बम्बई में हो रही है, इन दोनों घटनाओं को से ध्यान भटकाने के लिए ये संसद के सत्र का शिगुफा आ गया और जिसका कोई एजेंडा नहीं। वो ट्वीट के जरिए सूचना दी गई, जिसका कोई लेजिस्लेटिव यानी कोई बिल उसमें चर्चा नहीं की गई है। केवल मीडिया को एक टेस्ट बलून की तरह दिया गया शोर मचाने के लिए। वो मीडिया उसका शोर मचा रहा है। मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी करूंगा, लेकिन देखिए राजीव जी, मुंबई में इस वक्त जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक ऐतिहासिक घटना हो रही है। 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन वर्सेस मोदी साहब होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन संख्या के आधार पर, नेताओं की प्रेजेंस के आधार पर, जनाधार के आधार पर, वोट शेयर के आधार पर, 2019 के इलेक्शन के वोट शेयर के आधार पर भी बहुत आगे है। तो इस और मोदी साहब इस बात को जान रहे हैं। हमारे पीछे जो 63 नेता बैठे हैं इस होटल में, उसमें 11 तो मुख्यमंत्री हैं और छोटे मोटे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बिहार जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जहां से राजनीति तय होती है। और अब जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक 1 साल पहले ये कोशिश लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने शुरू की थी और उसको फिर कांग्रेस उसमें साथ आई और ये गठबंधन बनता हुआ दिख रहा था, जिसपे अब एक फाइनल ब्रश जिसको कहते हैं, फाइनल स्ट्रोक मुंबई से लग रहा है। और इसके बाद मुझे लगता है राजीव जी कि यहाँ से जो चीज़ें तय हो रही हैं, उसके बाद हर राज्यों की कैपिटल में इस तरीके का सम्मेलन करने की शायद आवश्यकता ना पड़े। एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी डे टू डे और एडमिनिस्ट्रेटिव और सीटों का तालमेल, रणनीतियाँ, कैंपेन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन कि सोशल मीडिया पे क्या चलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको कब करनी है, बयान क्या देने, इन सब का एक सिस्टम यहाँ से बन के जाएगा और उसके बाद से जो है वो सिस्टम चलेगा और यहाँ से वो कैंपेन्स जो है वो चालू हो जाएंगे। अब कैंपेन को जवाब मोदी जी कैसे दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन का अभी तक तो कोई कैंपेन लागू नहीं हुआ, कोई शुरू नहीं हुआ, कोई सामने नाम नहीं आया। और आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा छोड़ दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन राजीव जी इस देश में अब नहीं हो सकता है लॉजिस्टिकली और संवैधानिक रूप से, और 2024 के इलेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक राज्य को इलेक्शन करवाने में, बड़े राज्य के इलेक्शन में तो 2-3 आपको डेट लेना पड़ता है। 5 फेज में चुनाव एक राज्य में हो रहे हैं और देखिए इसमें बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन संविधान की स्टेट लिस्ट में है। संविधान अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एक दो नहीं कई धाराएं, 73, 74 सब बदलना पड़ेगा। अब आप जब जिस धारा में फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ता है, संघीय ढांचे पर, उसमें आधी विधानसभाओं का भी आपको रेटिफिकेशन होगा, तब राष्ट्रपति के साइन होंगे। वो आधी विधानसभाएं कौन है जो इनको दे देंगी? इस वक्त 11 तो मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, 11 मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, प्लस 2/3 बहुमत।
अब 2/3 बहुमत राज्यसभा में संविधान संशोधन के लिए बीजेपी को कौन देगा? जाहिर सी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन में राजीव जी लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, संवैधानिक रूप से अभी संभव नहीं है। आखिरी बार 51-52 में हुआ था, तब एक सिस्टम दूसरा था, नई नई आज़ादी मिली थी। अब इलेक्शंस हो रहे हैं बार बार। अब आपको क्या, आप सारी विधानसभा भंग कर दोगे पहले, फिर कराओगे सबके इलेक्शन? नीति आयोग ने इसमें पेपर इशू किया है कुछ साल पहले, जिसमें कि लोकसभा इलेक्शन प्लस 14 राज्यों की चर्चा की उन्होंने। तो 14 राज्य भी वो कौन से होंगे जिनकी विधानसभा भंग करके इलेक्शन करवाए जाएंगे? और अगर उनकी विधानसभा इलेक्शन भंग करके इलेक्शन कराए जाएंगे तो ये जो बीजेडी, वाईएसआरपी, कांग्रेस, बीआरएस, ये जो राज्यसभा में आपको वोट दे देते हैं, ये अपने डेथ वारंट पे साइन करेंगे? आप बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉजिस्टिकली, दूसरी चीज, आप हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के फेजेस क्यों कराए जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट होता है। ईवीएम की संख्या, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम से होंगे। तो एक साथ सारे चुनाव ईवीएम से कराने पर कितना ईवीएम लगेगा? क्या ये 6 महीने में, 8 महीने में संभव है? इलेक्शन कमीशन ये बताए। ये कमेटियां बना देना, अखबारों की हेडलाइन से देश नहीं चलता। ये संवैधानिक मामले हैं और इनकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो संवैधानिक कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप बताइए कौन से वो 14 राज्य हैं जिनकी विधानसभा भंग होगी? या सभी विधानसभाओं को भंग कर दें आप? फिर आप बार बार राष्ट्रपति शासन लाते हैं, फिर वो इलेक्शन का शेड्यूल बिगड़ेगा। तो या तो राष्ट्रपति शासन और विधानसभा भंग करने की इनकी शक्तियाँ खत्म कर दी हैं संविधान से। क्या इसके लिए मोदी जी और बीजेपी राजी होगा? क्या इसमें बीजेडी वोट देगी? क्या इसमें वाईएसआरपी कांग्रेस वोट देगी? क्या इसमें बीआरएस वोट देगी? क्या इसमें बीएसपी वोट देगी? तो ये अगर इसमें आगे बढ़ेंगे राजीव जी, आज मैं आपको बता दूं डीबी लाइव पर, अगर मोदी जी इसमें वाकई आगे बढ़े बहुत, एनडीए गठबंधन जितना भी आपको कच्चा पक्का दिख रहा है वो भी टूट जाएगा। क्षेत्रीय दल निकल जाएंगे बाहर। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इस पे और चर्चा करते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्षेत्रीय दल तमाम निकल जाएंगे। 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा मतलब संसद के अंदर, और उसके अलावा संवैधानिक रूप से बहुत कुछ चेंज करने के लिए आपको हर राज्यों के विधानसभा से भी, और खासकर आधे, अभी आज की तारीख में 28 राज्य हैं, 29वां राज्य 2 भाग में बढ़ चुका है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आप जानते हैं। लेकिन 28 राज्यों में से 14-15 राज्य क्या आपके इस जो